हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइज, आज हम एक बात करेंगे सीरीज नंबर फर्स्ट, जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही, उसमें लेक्चर नंबर 21 में हमारा टॉपिक है डॉर्मेंसी, विविपेरी एंड जर्मिनेशन। कहने का मतलब ये तीनों टॉपिक सीड की क्वालिटीज़ हैं, सीड से रिलेटेड है डॉर्मेंसी, विविपेरी एंड जर्मिनेशन। तो यू नो कि नॉर्मल सा जो डेवलपमेंट होता है दैट इज जर्मिनेशन, और जब उस डेवलपमेंट में रोकने की जो प्रोसेस होती है उसे डॉर्मेंसी कहते हैं। एंड एक स्पेशल काइंड ऑफ जर्मिनेशन दैट नोन एज विविपेरी। तो हम इन तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे गाइस एग्जाम में वो सब इन्हीं टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। अच्छे से इन क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला इन तीन टॉपिक के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एक्ट एज ए डोर्मेंसी इनहिबिटर्स। मतलब डोर्मेंसी इनहिबिट को मतलब डोर्मेंसी रोकने वाला, दैट मीन्स स्टिमुलेट करेगा क्या, जर्मिनेशन को। दो टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है, डोर्मेंसी इनहिबिटर या जर्मिनेशन स्टिमुलेटर। केमिकल एक ही होगा कि डोर्मेंसी को रोक के जर्मिनेशन को स्टिमुलेट कर दे। तो आपके देखते हैं कौन सा केमिकल ये काम करता है, डोर्मेंसी इनहिबिटर या जर्मिनेशन स्टिमुलेटर का काम करता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया, इथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन एंड डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। इसके अलावा एक प्लांट हार्मोन होता है जिब्रेलिन्स, वो भी ये काम कर सकता है कि वो जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि वो डोर्मेंसी को रोक देता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर होता है आपका डी, पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया, इथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन एंड हमारा जिब्रेलिन्स होता है, वो भी मतलब ये काम कर सकता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। आपको चार एजेंट बताएं दैट आर यूज्ड एज ए डोर्मेंसी इनहिबिटर्स एज वेल जर्मिनेशन स्टिमुलेटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करेंगे इन अल्फा अल्फा। आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन सा प्लांट होता है और बहुत सारा इस पर रिसर्च वर्क होता है, इसलिए इसका नाम बहुत आता है पेपर्स में, एग्जामिनेशन में। इन अल्फा अल्फा द डोर्मेंसी कैन ब्रेक बाय डिपिंग द सीड इन हार्ड वाटर फॉर सम टाइम एट ए टेम्परेचर ऑफ। देखिए, इसी डोर्मेंसी से रिलेटेड बातें हैं कि अल्फा अल्फा में जो डोर्मेंसी होती है उसे ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इन्हें बोला है कि उनके सीड्स को हम हॉट वाटर में रख देते हैं फॉर ए टाइम एट ए टेम्परेचर, फॉर सम टाइम एट ए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वैल्यू पूछा कि टेम्परेचर कितना दिया जाता है अल्फा अल्फा में टू ब्रेक द डोर्मेंसी गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जाता है बी। 85 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब अल्फा अल्फा के सीड को हम रख देते हैं तो उसकी डोर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। 85 टू 90 बहुत हाई टेम्परेचर है। करेक्ट आंसर आपका बी। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड में बात करते हैं डोर्मेंसी ब्रेकर्स में भी। देखिए, डोर्मेंसी ब्रेकर्स में भी जो भी हमारे एक्टिविटीज होती हैं जो डोर्मेंसी जल्दी जर्मिनेशन कर दें वो डोर्मेंसी ब्रेकर कहलाएंगे। जैसे हम मैकेनिकल स्क्लेरिफिकेशन, जैसे हम उस सीट को थोड़ा सा किसी चाकू से ऊपर से रबरिंग कर देना जिससे कुछ स्क्रेर हो जाए, मतलब उसे घिस देना हिंदी में बोले तो मैकेनिकल स्क्लेरिफिकेशन, या केमिकल स्क्लेरिफिकेशन किसी केमिकल में डिप कर दें, या फिर चिलिंग एंड हाई टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर मतलब कोल्ड वाटर टेम्परेचर, जैसे आपने देखा होगा वर्नलाइजेशन एंड हाई टेम्परेचर वाला भी कर दें, तब भी आपका जर्मिनेशन स्टिमुलेट हो जाता है। तो गाइस ऑल ये फैक्टर जो होते हैं वो डोर्मेंसी ब्रेकर की फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब मैकेनिकल स्क्लेरिफिकेशन, केमिकल स्क्लेरिफिकेशन, चिलिंग एंड हाई टेम्परेचर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी। ठीक है, ध्यान को समझना है कि डोर्मेंसी ब्रेकर या जर्मिनेशन स्टिमुलेटर एक ही बात होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग दी सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी काजिंग करने के मतलब ये देखिए उल्टी बात कह रहा है कि सीड डोर्मेंसी हो जाए, जैसे किसी चीज़ में जर्मिनेशन हो रहा है, अगर हम वो केमिकल उसमें ऐड कर दें या कुछ ऐसा कर दें या कुछ सीड के ऐसे फीचर्स जो मतलब उसकी डोर्मेंसी को बनाए रखते हैं, वो कौन से फीचर्स हैं। क्वेश्चन में कहा ये कि कौन से ऐसे सीड के करेक्टरिस्टिक होते हैं जो उसकी डोर्मेंसी को मेंटेन करते हैं, मतलब वो जर्मिनेशन को रोके रहते हैं। जैसे इम्परमेबिलिटी ऑफ टेस्टा टू वाटर एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, जो टेस्टा होता है मतलब सबसे बाहर का सीड कोट होता है, उसकी जो इम्परमेबिलिटी होती है वाटर ऑक्सीजन के लिए, ये भी आपकी डोर्मेंसी को मेंटेन करती है, बिल्कुल सही, जर्मिनेशन को रोकती है। दूसरा बात हार्ड सीड कोट, वही बात है, हार्ड सीड कोट होगी तभी तो वो वाटर और ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेगी। थर्ड है इमैच्योर एम्ब्रियो। जब कभी सीड के अंदर एम्ब्रियो जो होता है रियल में जो नया प्लांट बनाने की रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो इमैच्योर होता है, ये चीज़ भी डोर्मेंसी बनाए रहती है क्योंकि ये अभी जर्मिनेशन की तैयार नहीं है, क्योंकि मैच्योर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो एम्ब्रियो है वो कैसा इमेच्योर है। तो एम्ब्रियो खुद को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो लाइफ है, लाइफ का मतलब वो सीड जो है वो लिविंग है, तो वहाँ पे इसका मतलब ग्रोथ चल रही है, एम्ब्रियो खुद को डेवलप कर रहा है इमेच्योर से मैच्योर की तरफ। तो जब ये प्रोसेस चल रही है मैच्योर टू मैच्योरिटी, तब भी डोर्मेंसी बनाए रखता है कि अभी ये प्रिपेयर नहीं है जर्मिनेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, अगर समझ में आ जाए आपकी तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोर्मेंसी इन द जेंथियम सीड। देखिए, तीन जगहों पे हम बता रहे हैं आपको, तीन डिफरेंट प्लांट में कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपने देखा अल्फा अल्फा की डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हम इसके सीड को 85 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हार्ड वाटर में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसकी डोर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि जो जेंथियम के सीड्स होते हैं
ठीक है। अब जेंथियम के सीड्स को डॉर्मेंसी मतलब इसकी जो होती है उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें जेंथियम में जो डॉर्मेंसी होती है बहुत फेमस डॉर्मेंसी होती है जेंथियम सीड में कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल पॉइंट कौन कौन से, पहला पॉइंट इम्परमेबिलिटी ऑफ टेस्टा टू वाटर, इम्परमेबिलिटी ऑफ टेस्टा टू ऑक्सीजन, हार्ड सीड कोट, इमेच्योर एम्ब्रियो। देखो ये चारों फैक्टर जो हैं डॉर्मेंसी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे चूंकि नाम से क्वेश्चन आया कि जेंथियम सीड में इनमें से चार में से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जो जेंथियम के सीड में डॉर्मेंसी बनाए रखता है। तो यहाँ पे आपको बताया जेंथियम सीड में जो उसके टेस्टा की जो इम्परमेबिलिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू मेंटेन दी डॉर्मेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्पेशली ये जो ऑप्शन है ना चार के चारों रिस्पॉन्सिबल हैं डॉर्मेंसी को, बट इन पर्टिकुलर हम बात करते हैं जेंथियम सीड में रिस्पॉन्सिबल है इम्परमेबिलिटी ऑफ द टेस्टा टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है तो इस डॉर्मेंसी मतलब जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डॉर्मेंसी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्मेंसी इन दी लेग्यूमिनस सीड। जो हमारी दालें होती हैं, जो हमारे पल्सेस होते हैं लेग्यूमिनस सीड्स होते हैं, उनका सीड कैसा होता है, नट होता है जिसे हम लेग्यूम बोलते हैं उसे पोड लोवेंटम इस तरीके से। तो उनमें जो रिस्पॉन्स बहुत देर तक मतलब वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, और उनमें जो डॉर्मेंसी होती है वो उसकी वजह क्या होती है, इम्परमेबिलिटी टू वाटर, करेक्ट आंसर इम्परमेबिलिटी टू वाटर। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, जेंथियम में इम्परमेबिलिटी ऑफ द टेस्टा टू ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए, जबकि लेग्यूम में इम्परमेबिलिटी टू ऑफ टेस्टा टू द वाटर, वाटर की एंट्री नहीं हो पाती, वाटर के लिए उनका आउटर कवच है ना वो इम्परमेबल है, उसके अंदर वाटर मतलब इम्बिबिशन के थ्रू एंट्री नहीं दे पाता, इसलिए लेग्यूम में जो डॉर्मेंसी होती है उनकी जो टेस्टा की वाटर के लिए इम्परमेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अपोजिट जेंथियम में ऑक्सीजन के अगेंस्ट है, मतलब जो उनका टेस्टा होता है उसकी इम्परमेबिलिटी डॉर्मेंसी बनाए रखती है। नाउ इसके बाद हम एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्मेंसी इन द मस्टर्ड सीड। देखिए अलग अलग प्लांट है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू मेंटेन डॉर्मेंसी, या जो जर्मिनेशन को रोकने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो भी अलग अलग है। आपने देखा जेंथियम में जो कोट है उसकी ऑक्सीजन के साथ परमेबिलिटी नहीं है, इम्परमेबल है मतलब ऑक्सीजन को एंट्री नहीं करने देता है। इसी तरीके लेग्यूमिनस सीड में जो डॉर्मेंसी होती है उसकी वजह उनका जो कोट होता है, जो टेस्टा होता है वो आपका वाटर के साथ इम्परमेबल होता है, वाटर को एंट्री नहीं देता है। अब हम बात करते हैं मस्टर्ड सीड में जो आपकी डॉर्मेंसी होती है एक लॉन्ग टाइम तक वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, उसकी जो वजह है वो क्या है, उसकी जो वजह है वो क्या है, उसका जो रीजन है वो क्या है। सेवंथ का करेक्ट आंसर सी, उनका हार्ड सीड कोट होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए हार्ड सीड कोट, ठीक है। ये चारों फैक्टर ये भी आपने देख लिया, ये भी देख लिया। अब ये देखिए हार्ड सीड कोट किस में रीजन होता है, मस्टर्ड में। नाउ आप देखते हैं टोमेटो में क्या रीजन होता है, इन विच आर द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्मेंसी इन द टोमेटो सीड। टोमेटो सीड में जो आपका डॉर्मेंसी फैक्टर है वो है आपका फोर्थ वाला। देखिए ये भी हो गया, ये आपका किसके लिए हो गया, लेग्यूम के लिए, ये किसका हो गया, जेंथियम के लिए, ये किसके लिए हो गया आपका, अभी आपको किसके लिए बताया था, मस्टर्ड के लिए। और ये आपका आया है कि कुछ केमिकल जो पल्प के थ्रू, जो उसका टमाटो का जो गूदा होता है उसके थ्रू कुछ केमिकल सिक्रीट करे जाते हैं, और वो केमिकल जो होते हैं उसके सीड को डॉर्मेंट बना देते हैं। कहने का मतलब है आपने 4 डिफरेंट प्लेसेस पे 4 डिफरेंट फैक्टर को देखा कि जो सीड की डॉर्मेंसी को बनाए रखते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना विविपेरी रिपोर्टेड इन। बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन से प्लांट्स में, प्लांट ग्रुप की बात दी जाती है तो आपके जो मार्सी प्लांट होते हैं उनमें ऐसा होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोफोरा बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, बट इसके अलावा हमने आपको 3 प्लांट बताए हैं, राइजोफोरा, ब्रिक्यूरा, क्रियोप्स, ये 3 प्लांट हैं जहाँ पे विविपेरी पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका डी। अब आगे देखते हैं विविपेरी है क्या, क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी विविपेरी। विविपेरी के बारे में देखिए, विविपेरी क्या होता है गाइस, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। देखो विविपेरी होता है कि सीड जो होता है, सीड कहाँ होता है, फ्रूट, मतलब पूरा प्लांट फ्रूट पे लगा हुआ है, उसके अंदर सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, दिस इज नोन एज विविपेरी। नाउ अब इसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एम्ब्रियो अटैच्ड एंड नरिश्ड बाय द पेरेंट प्लांट आफ्टर फॉलिंग इट सून डेवलप लैटरल रूट्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी एम्ब्रियो कहाँ है, सीड के अंदर है, और सीड कहाँ पे है, प्लांट पे, तो उसे पेरेंट प्लांट से ही अभी न्यूट्रिशन मिल रहा है, और जब वो नीचे जमीन पे गिरता है तो सबसे पहले क्या बनाता है, लैटरल रूट का फॉर्मेशन करता है, लैटरल रूट का फॉर्मेशन करता है। करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। नाउ करेक्ट स्टेटमेंट एंड सी स्टेटमेंट है आपका, एम्ब्रियो ग्रोज नॉट ओनली आउट ऑफ सीड बट आल्सो आउट ऑफ फ्रूट एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द लेटर एज ए ग्रीन सीडलिंग डिस्प्लेइंग द रूट एंड हाइपोकटाइल। देखो कितना अच्छा बात बोला, एम्ब्रियो जो सीड के अंदर ग्रो कर रहा था अब वो आउट ऑफ सीड के बाहर भी आ गया, अब सीड का है फ्रूट के अंदर, वो फ्रूट के बाहर भी आ गया, और कहाँ आ गया, वो ज़मीन पे गिर गया नीचे, ठीक है, फ्रूट से भी नीचे करने के बाद। और अब वो क्या करता है, एक डिस्प्लेइंग करता है रूट और हाइपोकटाइल उसमें दिखाई देती है, ठीक है, रूट और हाइपोकटाइल, ये ध्यान रखना है, हाइपोकटाइल और रूट, ठीक है।
नाउ कॉटिलिडन्स सर्व एज हस्टोरिया। इस कंडीशन में बी पैरी में जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो पेरेंट प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इन्हें हम किस तरीके का काम करते हैं, वो हस्टोरिया का काम करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ये जितने भी स्टेटमेंट हैं कंप्लीटली एब्सोल्युटली राइट अबाउट दी बी पैरी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। द एम्ब्रियो अटैच्ड एंड नरिश्ड बाय द पेरेंट प्लांट grows into the more or less developed plant without undergoing any rest period. दिस फीचर इज, देखो बहुत ही सिंपल था, पूरी डेफिनेशन आपको बता दी है। 11th का क्वेश्चन का सी आंसर है ना कि बी पेरी क्या होता है कि एक स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि द एम्ब्रियो इज अटैच्ड एंड नरिश्ड बाय द पेरेंट प्लांट ग्रोज इनटू द मोर और लेस डेवलप्ड प्लांट विदाउट अंडरगोइंग एनी रेस्ट पीरियड। दिस का फीचर इज दिस फीचर्ड इन, ये फीचर ये जो क्वालिटी है कहाँ पे दिखाई देती है, ये हमें बेबी पेरी के दौरान दिखाई देती है कि जो एम्ब्रियो होता है वो अटैच होता है, नरिश्ड होता है पेरेंट प्लांट से, और जब ग्रो करता है तो एक मोर और लेस डेवलप्ड प्लांट में ग्रो कर जाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी रेस्ट पीरियड, विदाउट अंडरगोइंग एनी रेस्ट पीरियड, किसी उसमें नहीं जाता, मतलब कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट शुरू होता है। दिस फीचर इज नोन एज बेबी पेरी में। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड इन्वॉल्व। सीड का जर्मिनेशन होता है वो इन्वॉल्व, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए इसमें सब में जो है पानी का, वाटर का और उसकी मूवमेंट की बात करिए किधर से किधर जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन में भी, इम्बिबिशन में भी, ऑस्मोसिस में भी। मगर इंपॉर्टेंट क्या बात है कि सीड के जर्मिनेशन में कौन सा मतलब वाटर का ट्रेंड इस्तेमाल होता है, तो वो होता है इम्बिबिशन। ये ध्यान रखना, इम्बाइबिशन जो होता है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड में काम आता है, मतलब जो पानी सीड के अंदर एंट्री करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, उस प्रोसेस का नाम है इम्बिबिशन, सॉलिड उस सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं ड्यूरिंग द जर्मिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर्गन इमर्ज थ्रू द माइक्रोपाइल एंड फिक्स द सीड इनटू सॉइल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले कौन सा आर्गन बाहर निकल के आता है जो थ्रू द माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर आता है और सीड को सॉइल में फिक्स कर देता है। तो आपका वो हाइपोकोटाइल है, इपिकोटाइल है, या रेडिकल है, या कॉटिलिडन्स का है। देखिए कॉटिलिडन तो बाद में आते हैं, आपने सुना होगा कि जब उसके हिसाब से जर्मिनेशन को डिसाइड करते हैं कि हाइपोजियल है या इपीजियल है। और इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल और रेडिकल, इनसे आंसर हो सकता है। अब इनसे भी अगर हम हटाएं तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबसे पहले आर्गन आता है वो आपका होता है रेडिकल। ध्यान रखना हमेशा रेडिकल होता है जो सबसे पहले आके सीड को सॉइल में स्टेब्लिश करता है, रेडिकल। हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल और क्वाटिलिडन ये डिसाइड करते हैं इसके बाद आने वाले आर्गन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं पॉइंट आउट द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल इपिकोटाइल ग्रोस एंड एज अ रिजल्ट ओनली प्लूम्यूल इज पुश्ड आउट द सॉइल व्हाइल कॉटिलिडन्स एंड अदर पार्ट्स रिमेन अंडर द सॉइल। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एक डेफिनेशन दिया है, आपने एक लाइन देखी होगी, अंडर को मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया। अंडर का मतलब हुआ नीचे, और नीचे से मतलब हुआ हाइपोजियल। इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर 14 का अगर हम देखेंगे तो बी होगा हाइपोजियल। अब इसे दोबारा समझ लेता हूँ कि सबसे पहले जर्मिनेशन के दौरान अगर क्या होता है, इपिकोटाइल ग्रो करता है, इपिकोटाइल ग्रो करता है और इसका परिणाम ये होता है, इसका ओनली प्लूम्यूल जो होता है पुश्ड आउट सॉइल से बाहर आ जाता है, और कार्टिलिडन्स एंड अदर पार्ट रिमेन अंडर द सॉइल। जब कार्टिलिडन्स और अदर पार्ट रिमेन अंडर द सॉइल रहते हैं तो जर्मिनेशन का टाइप होता है हाइपोजियल। इपिकोटाइल सबसे पहले बाहर आता है, ठीक है, और आपका उसके बाद प्लूम्यूल इज पुश्ड आउट द सॉइल, फिर प्लूम्यूल आता है और कार्टिलिडन्स और ये दोनों अंदर रहते हैं, बाकी उसके पार्ट। तो दिस इज हाइपोजियल। इसके अपोजिट देखते हैं पॉइंट आउट द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोकोटाइल ग्रो। देखिए पहले उसमें था इपिकोटाइल, इपिकोटाइल का मतलब ऊपर के लिए होता तो जर्मिनेशन इसका उल्टा हाइपो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइपोकोटाइल ग्रो सबसे पहले किसने ग्रो करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोकोटाइल ग्रो करता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, और ये उसके कार्टिलिडन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सॉइल के अंदर रहते हैं। बस इतना ध्यान रखना यहीं से हाइपोकोटाइल पहले आता है तो जर्मिनेशन हो जाएगा आपका इपीजियल, और अगर यहाँ पे इपीजियल आता है पहले तो जर्मिनेशन हो जाएगा हाइपोजियल, ठीक है। और यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं कार्टिलिडन्स। देखिए यहाँ पे क्या आ गए, इट पुशेस द कार्टिलिडन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सॉइल आउट सॉइल, यहाँ पे आउट सॉइल होगा, सॉइल के बाहर, ठीक है। तो ये इपीजियल जर्मिनेशन कहलाएगा। नाउ व्हाट इज ट्रू अबाउट दी हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि देखो एक सिंपल सा बात है, अब जो दो टाइप की जर्मिनेशन होगा हमारे प्लांट भी, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो आपके डाइकॉट और एंजियोस्पर्म डाइकॉट और मोनोकॉट होते हैं। तो उसमें अगर हम डिवाइड करें भाई हाइपोजियल जर्मिनेशन और इपीजियल जर्मिनेशन और इधर डाइकॉट और मोनोकॉट, तब भी एक रफली आइडिया हम बना सकते हैं। जैसे जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है गाइज, तो आपका ये आपका हाइपो का मतलब क्या हुआ, नीचे, और एक और दो में से भी नीचे कौन हुआ, एक वाला मोनो वाला। तो ऐसे ध्यान रखो हाइपोजियल जर्मिनेशन मोनोकाट में होता है। मतलब अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कोई भी यूनिवर्सलिटी नहीं होती है। तो हाइपोजियल का संबंध मोनोकाट से, मतलब मोस्ट ऑफ द मोनोकाट में जर्मिनेशन का टाइप होगा वो हाइपोजियल होगा। इसका मतलब हुआ कुछ मोस्ट ऑफ द मतलब ऑल मोनोकाट्स या मोस्ट मोनोकाट एंड सम डाइकाट में कौन जर्मिनेशन होगा, हाइपोजियल। भाई हम आपको बताना चाह रहे हैं इट इज़ फाउंड इन मोस्ट मोनोकाट। देखो मोस्ट मोनोकाट लिखा है एंड सम डाइकाट। अब वो कौन सा डाइकाट है, जैसे पी, ग्राम,
ब्रॉडबीन, इन्हें आपको ध्यान रखना, यही कंपटीशन बन जाता है, ठीक है। इंक्लूडिंग मैंगो, आपने देखा इसमें लेग्यूम्स ज़्यादा हैं, पी ग्राम ब्रॉडबीन, ये क्या लेग्यूम्स हैं, और मैंगो, ठीक है। मैंगो डाइकाट होते हुए आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करता है, बाकी लेग्यूम। दूसरा पॉइंट है कॉटिलेडन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सीड रिमेन अंडर सॉइल, हाइपोजियल ना रिमेन अंडर सॉइल, करेक्ट है। इपिकोटाइल ग्रो फर्स्ट, सबसे पहले इसका मतलब ये यहाँ पे क्या आया, रिमेन अंडर, तो इसमें जो होता है हाइपोजियल है ना, तो इसका उल्टा आएगा इपी, हाइपो नीचे के लिए, इपी ऊपर के लिए, तो इपिकोटाइल ग्रोस फर्स्ट, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव, ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। नाउ ड्यूरिंग द हाइपोजियल जर्मिनेशन इन द मेज ग्रेन विच स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज द बेस ऑफ कैरियोप्सिस एंड अपीयर एज शाइनिंग नॉब। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम आइडिया कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है जब मेज ग्रेन, मैंने स्पेशली प्लांट का नाम दिया मेज ग्रेन, ठीक है। और मेज ग्रेन क्या है आपका एक, ठीक है, विच स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज मतलब भेदना, द बेस ऑफ कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस मतलब द सीड, जो आप मोनोकाट होते हैं ना, मेज मोनोकाट है, कैरियोप्सिस सीड कैसे मोनोकाट, एंड अपीयर्स है शाइनिंग नॉब की फॉर्म में अपीयर होता है। तो आप सिंपल समझ लो मोनोकाट का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल में सबसे पहले कौन बाहर आता है, इपिकोटाइल, ठीक है। अब इतना क्लियर होने के बाद अब आंसर देखिए आप, क्या आपका आंसर हो सकता है 17 क्वेश्चन का आपका। अब यहाँ पे एक बात देखा, ये जो कंडीशन थी ना, आपने जब देखी मेजर आर्गन थी इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, मगर जो आपका चूंकि मोनोकाट है तो मोनोकाट में कुछ आर्गन आपको और देखने को मिलेंगे, जैसे आपको कोलियोराइजा एक आर्गन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप अभी कुछ एक और मतलब नए हों जो डाइकाट में एब्सेंट होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे शाइनिंग नॉब की फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे भेदता है कैरियोप्सिस को, और सबसे पहले निकल के जो बाहर आता है तो वो आपका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कोलियोराइजा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, नॉर्मल वे में क्या होता है कि सबसे पहले कौन सा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन, क्योंकि मोनोकाट है तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल इसमें आंसर भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी है, बट चूंकि मोनोकाट सीड है और इसमें स्पेशल दिया है कि जो सबसे पहले कैरियोप्सिस को निकल के बाहर आएगा, ये सॉइल से ऊपर आने की बात नहीं कर रहा है, अपने सीड को निकल के बाहर आएगा, एंड अपीयर्स एज ए शाइनिंग नॉब, दैट इज कोलियोराइजा होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ सेमिनल रूट्स नियर द बेस ऑफ रेडिकल, देखो रेडिकल सबसे पहले आता है निकल के बाहर, ठीक है, जर्मिनेशन के दौरान, तो उसके टाइप कुछ छोटी छोटी रूट्स नजर आती हैं, और ये रूट्स आपके मोनोकाट का फीचर्स होती हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि जो सेमिनल रूट्स होती हैं ये मोनोकाट का फीचर है, करेक्ट आंसर आपका 18 का ए, ठीक है। सेमिनल रूट्स इज फाउंड इन मोनोकाट, डाइकाट, बोथ एपिफाइट, नहीं मोनोकाट में पाई जाती हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट वन, करेक्ट वन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दोनों लेग्यूमिनस प्लांट हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब क्या होता है, डाइकाट है। अब डाइकाट के अकॉर्डिंग अगर जर्मिनेशन की हम बात करें तो ये मोनोकाट में होता है हाइपोजियल, और डाइकाट में कौन सा होगा, इपिजियल। अब यहाँ पे देखिए एक में हाइपोजियल एक में इपिजियल है, तो आपके पास ऑप्शन ठीक करने का है कि भाई जो फ्रेंच बीन है उसमें हम इपिजियल कर दें, सही, मगर नहीं, करेक्ट आंसर है आपका सी। कैसे करके, जो ब्रॉड बीन है वो लेग्यूम होते हुए इसमें मोनोकाट की तरह जर्मिनेशन होता है हाइपोजियल, और फ्रेंच बीन जो होता है उसमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है, और इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर होता है सी, ठीक है। आप ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या कहा, किसी यूनिवर्सल नहीं है कि डाइकाट मोनोकाट को जोड़ दें एपीजियल हाइपोजियल से, एपीजियल में आपका मोस्ट डाइकाट कर देंगे, ऐसी हाइपोजियल में मोस्ट मोनोकाट कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा जो रह जाता है सम, अपोजिट वाला रह जाता है उनके, सम डाइकाट या सम मोनोकाट। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, इनमें ज़्यादा फॉलोइंग इज ऑड वन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ जर्मिनेशन। देखिए ये भी क्वेश्चन अपने तरीके का ही एक स्पेशल क्वेश्चन है कि अगर हम जर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा ऑड वन है। ऑड वन का मतलब कि बाकी 3 मेंबर में एक टाइप का जर्मिनेशन होता है, उसमें एक में अलग टाइप का जर्मिनेशन होता है। तो देखिए मस्टर्ड डाइकाट है, कुकरबेट डाइकाट है, कस्टर्ड डाइकाट है, ग्राम्बी डाइकाट है। अब डाइकाट सब है तो इसमें जर्मिनेशन कौन होना चाहिए, आपका हाइप इपीजियल जर्मिनेशन होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है कि सभी कैसे हैं डाइकाट, मगर हमने क्या कहा कि यूनिवर्सलिटी नहीं है कि सभी डाइकाट में इपीजियल जर्मिनेशन हो। अब जो ग्राम होता है वो डाइकाट है, बट उसमें जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सही आंसर है वो क्या है, डी, मस्टर्ड, कुकरबिट और कैस्टर में आपका इपीजियल जर्मिनेशन होता है, जबकि ग्राम में आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। देखो एक हमने यहाँ पर सीरीज बना के दिखाया आपको, ये बहुत ही सिंपल सा, अगर आप देख लें थोड़ा सा समझ में आ जाए। रेडिकल सबसे पहले जो है बाहर आता है, और उसके बाद जो अगर एपिकोटाइल बाहर आता है, एपिकोटाइल, ठीक है, उसके बाद सेकेंड आर्गन एपिकोटाइल आया, ई से मतलब अपर के लिए होता है, तो जर्मिनेशन टाइप कैसा होगा, हाइपोजियल। इसका मतलब यहाँ से भी लगा सकते हैं जो प्लूम्यूल्स और जो पार्ट होता है कम्स आउट सॉइल, प्लूम्यूल सबसे पहले इसमें बाहर आता है, ठीक है। अब इसके बाद रेडिकल की बात करते हैं, तो रेडिकल के बाद क्या होता है, हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल इसके पीछे चला आता है, और ये जर्मिनेशन क्या कराएगा, इसका अपोजिट एपीजियल जर्मिनेशन, इतना देखें एपीजियल जर्मिनेशन।
और इसमें क्या होता है, कार्टिलिडन्स और उसके दूसरे पार्ट जो होते हैं वो सॉइल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से भी आप आइडिया कर सकते हैं कि रेडिकल दोनों जगह पर सबसे पहले बाहर आता है, रेडिकल के बाद एपिकोटाइल अगर बाहर आता है तो हाइपोजिल जर्मिनेशन होगा, क्योंकि बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो सब अंदर ही रहते हैं। ठीक है, जो प्लूमिल तो बाहर आ जाएगी, मगर जो कार्टिलिडन्स वगैरह होते हैं वो सब अंदर रहते हैं। इसके अलावा रेडिकल फिर पहले सबसे बाहर आएगा। ठीक है, और जो जर्मिनेशन कार्टिलिडन्स वगैरह होंगे उसके बाद वो आएंगे बाहर, तो इस जर्मिनेशन टाइप क्या कराएगा आपका एपीजियल कराएगा। तो करेक्ट आंसर आपका इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजिली होता है समझ आना इसे। थैंक यू वेरी मच।